हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, जो मैक्सिमम मार्क के लिए क्वेश्चन होता है 4 मार्क के लिए होता है शायद, उस पे पूछा जाएगा। और वो डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन मोशन। वो क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन मोशन। अभी साइक्लोट्रॉन मोशन पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मैग्नेटिक फोर्सेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो उसमें लॉरेंट्ज फोर्स में जो एक पार्ट था जो मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? पूरा चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और टोटल फोर्स को हम बोलते थे लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। उसमें से जो मैग्नेटिक फोर्स है किस पे लगता है? किसी चार्ज पे लगता है। जब चार्ज Q किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में ट्रैवल करता है, तो उस चार्ज Q पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू Q एज इट इज, और ये होता है V बार क्रॉस B बार। अब स्केलर वेक्टर के रूल से क्या होता है, ये जब देखो ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये v बार क्रॉस b बार, ये दोनों भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब जो आने वाली थर्ड क्वांटिटी होती है, तो वो थर्ड क्वांटिटी भी क्या होती है? वेक्टर होती है। और ये जो तीसरा वेक्टर होता है, ये तीसरा वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ये जो थर्ड वेक्टर होता है, ये थर्ड वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लास 11th में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी ठीक से देखो, फोर्स वेक्टर और वी बार वेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे ही फोर्स वेक्टर और वी बार वेक्टर मतलब वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, अभी दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलता है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अभी ये वी बार मतलब वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होती है? वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है, ठीक है। तो जो वी बार की डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फिर से करो, फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो s है, तो जो वी बार की जो डायरेक्शन वही s बार की डायरेक्शन। मतलब वी बार अगर f बार को परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फोर्स वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है? अगर दो वेक्टर के बीच में आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो आता है, थर्ड क्वांटिटी जो आती है वो स्केलर आती है। स्केलर मतलब सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। अभी थीटा कितना है? ये दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा जैसे ही 90 हो जाएगा कॉस 90 0 हो जाता है, और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वर्क डन जो होता है स्केलर क्वांटिटी वो क्या होती है? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डिस्प्लेसमेंट का, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0। इसका मतलब अभी क्या है? जो फोर्स वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर, फिर से जो फोर्स वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी परपेंडिकुलर। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90 हो जाता है, और आंसर cos 90 का 0 आता है। मतलब वर्क डन कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक बहुत लाइन अच्छी लिखी है आपके बुक में कि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, ठीक है। ये लाइन ऐसी लिखी है, लेकिन उसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ठीक है। जो थर्ड वेक्टर आता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, वो थर्ड वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों में से मैंने ये उठाया वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जो बोलता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है 0।
तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को, दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो होता है वर्क, मतलब वर्क 0। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ काम नहीं करता है, मैग्नेटिक फोर्स कुछ काम नहीं करता है आइडियली। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ हमने पढ़ा है कि एक फोर्स लगता तो है लेकिन वो काम नहीं करता। ठीक है, ऐसा फोर्स हमने पढ़ा है जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमने पढ़ा है। सेम इसकी जगह पे क्या था? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स डज नो वर्क, ऐसा ही एक लाइन है आपका। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो अभी थोड़ा थोड़ा रिलेट करो कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा कौन सा काम कर रहा होगा? वो थोड़ा थोड़ा सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा काम कर रहा होगा। कैसा काम कर रहा होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा। इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं, अभी आपको फिर साइक्लोट्रॉन समझने में आसानी होगी उसकी। देखो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में जाते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, किसी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऐसा है, अगर इसको टर्न कराना है तो इस पे हम फोर्स लगाते हैं। कैसा? ऐसा। तो ये जो वेलोसिटी ऐसा फास्ट जा रहा था ऐसा टर्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा टर्न हो गया, इधर आ गया, तो यहां से वो ऐसा उसका सीधा जाना चाहता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, वापस इसको ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगा देते हैं, तो वापस ऐसा मुड़ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कौन से टॉपिक में? सेंट्रीपेटल फोर्स में। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? ये मैग्नेटिक फोर्स, अभी यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है? चार्ज वाला। किस पे फोर्स लगने वाला है? चार्ज पे फोर्स लगने वाला है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने वाला है। और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने वाली है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फोर्स करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बेंड्स द चार्ज पार्टिकल, बेंड्स द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। कौन सी पाथ में बेंड कर देता है? सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को सर्कल में बेंड करने का काम जो फोर्स करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या काम कर देता है? सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर देता है। ठीक है, अभी दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स ये कर सकता है, बेंड्स द चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या नहीं कर सकता? इट कैनॉट चेंज स्पीड, ये स्पीड ध्यान। ठीक है, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे मान लो 40 मीटर पर सेकंड है, फोर्स लगने के बाद भी उसका स्पीड कितना रहेगा? 40 मीटर पर सेकंड। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जो चार्ज पार्टिकल है उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। सेम क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ में होता है। हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी, इस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड पे ज्यादा एम्फसाइज करो क्योंकि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे 40, यहाँ पे वेलोसिटी बोलोगे तो डायरेक्शन तो हर जगह पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, हमको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, हमको स्पीड से लेना देना है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, लेकिन उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ा या कम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? कैनॉट एक्सेलरेट, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्सेलरेट का मतलब है स्पीड का बढ़ना, स्पीड का बढ़ना। ठीक है, हम जब गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, बस वही है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ा नहीं सकता या स्पीड कम नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वो भी कब? जब परपेंडिकुलर लगेंगे।
तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर तो सिर्फ बेंड करेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स बोल के एक्ट होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स। विच फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो इसमें अभी हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बस फिर वही वाला कंसेप्ट यूज करो, आपको साइक्लोट्रॉन मोशन आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, अभी हमने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, चलो अभी जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q V बार क्रॉस V बार। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? F बार का F हो जाएगा। Q इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? VB साइन थीटा, where theta is the angle between these two vectors, V बार और B बार। V बार मतलब वेलोसिटी वेक्टर, B बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, फोर्स तो हमेशा इनको परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये जो थीटा एंगल है ये किनके बीच का है? इन दोनों के बीच का। ठीक है, अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू QVB। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो हमें साइक्लोट्रॉन मोशन में क्या करना होता है? साइक्लोट्रॉन मोशन में पहली चीज ऐसी करनी होती है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा ये जो वेलोसिटी है, इन दोनों को एक दूसरे को क्या करना होता है? परपेंडिकुलर करना होता है। जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे हम, एक डिवाइस होता है, वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आज ही पढ़ेंगे उसको, लेकिन बाद में। साइक्लोट्रॉन में किया क्या जाता है फिर? ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन दोनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब 90 डिग्री हो जाता है एंगल वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, तो हमें उस चार्ज पार्टिकल पे, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स VB इंटू Q। ठीक है, यही मैग्नेटिक फोर्स क्या बोल के एक्ट होगा? यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बोल के एक्ट होगा। ठीक है, अभी सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है QVB और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अभी m मतलब क्या? जो चार्ज पार्टिकल होगा उस चार्ज पार्टिकल का मास होगा। ठीक है, v मतलब वो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो वाली वेलोसिटी, और r मतलब जो चार्ज पार्टिकल बेंड होगा वो बेंड की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर लगता ही रहा तो ये बेंड होकर पूरा सर्कल हो जाएगा, तो उस सर्कल की रेडियस। ठीक है, r एक v कट हो जाएगा, क्या बचेगा? QV इज इक्वल टू mv/r। ठीक है, तो देयरफॉर mv इज इक्वल टू QV इंटू r। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, या और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देयरफॉर r इज इक्वल टू, ये r उधर मल्टीप्लाई, ये r इनके साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ r निकालना है, तो ये डिवाइड को चला जाएगा mv/QV। ठीक है, इसको ठीक से ऑब्जर्व करो। मास कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम जो भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक बार की सेट कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होती है, तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, किसी चार्ज पार्टिकल का जाने वाला वेलोसिटी बढ़ेगा, उस पे अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो बेंड होगा। करेक्ट है, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा सर्कल, उतना ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस मतलब उतना बड़ा सर्कल। तो ये वाला टॉपिक क्या बोलता है? जितना आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना जब बेंड होने के बाद जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी 2 गुना हो गया तो रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट हमें इसमें बोलता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मोशन है
इस मोशन का यूज हम करेंगे साइक्लोट्रॉन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस साइक्लोट्रॉन मोशन में से हमसे कौन सी बातें सामने, हमें दो चीजें मालूम पड़ी, एक है mv इज इक्वल टू qbr और दूसरा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। चलिए, ये दो बातें बहुत जरूरी है। अभी देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लो। क्या है, एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस। क्या काम करता है ये डिवाइस, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, इट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इट इज अ डिवाइस विच एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल। अभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना क्यों है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन उनका यूज बहुत बड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस का स्टडी करना, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियस का स्टडी करना। अभी न्यूक्लियस का स्टडी करना है तो न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब क्या, सबसे छोटा पार्टिकल का जो फाइनल पीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। और एटम के अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो उस न्यूक्लियस का जब हमको स्टडी करना है तो उस न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मानो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस का अगर अच्छे से स्टडी करना है, अगर किसी भी चीज का, अगर मुझे इस पेन का अच्छे से स्टडी करना है तो इस पेन को मुझे तोड़ना होगा, खोलना होगा। ऐसा खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा, फिर हम समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हमें न्यूक्लियस का स्टडी करना होता है तो हम न्यूक्लियस को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा सा होता है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा होता है। और इस पे चार्ज कौन सा होता है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेरी हाई एनर्जी। मान लो कोई भी चीज है, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हैमर चाहिए होता है। तो इस पे क्या आना चाहिए, हैमर आना चाहिए। लेकिन हथौड़े से तो हम कर नहीं सकते, तो इस पे हम क्या करते हैं, हैमर जैसा यूज करने के लिए एक पार्टिकल यूज करते हैं जिसका नाम है चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, इसको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इसको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देते हैं कि ये बहुत फास्ट जाके इस पे टच हो जाए, इतना जोर से टच हो, इतना जोर से इस पे आ जाए कि ये न्यूक्लियस क्या हो, ये न्यूक्लियस टूट जाए। जैसे ही न्यूक्लियस टूट जाएगा उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में क्या करते हैं, न्यूक्लियस में तोड़ा करते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस टूट जाएगा फिर हम क्या कर पाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर का देख पाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर का देखेंगे और उनका स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह का किस पे किया जाता है, जो कैंसर वगैरह का ट्यूमर होता है, ठीक है, उसमें लेजर ट्रीटमेंट जैसा बोलते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, चार्ज पार्टिकल एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे छोड़े जाते हैं। हर एक चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है। अब इधर न्यूक्लियस की जगह पे क्या है, ट्यूमर है, कैंसर की ट्यूमर है, ठीक है। अगर इस कैंसर की ट्यूमर को जलाना है तो इसमें से ये जोर से ज्यादा पार्टिकल वाले जो चार्ज पार्टिकल जो है उनको ज्यादा एनर्जी देके इस पे डाला जाता है ताकि ये ट्यूमर क्या हो, फूट जाए। ये ट्यूमर फूट जाए, ये ट्यूमर जल जाए। इसको जलाने के लिए क्या किया जाता है, हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को इन पे इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये जो चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं हम, ये भी कौन से होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्शन का फोर्स की वजह से ये अपने आप फास्ट में चला जाएगा, ज्यादा फास्ट तो नहीं जाएगा लेकिन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो मास बहुत कम होता है। मास इतना कम होता है कि तुम उसका वेलोसिटी कितना भी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेटिव टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। मास इतना कम होता है कि तुम वेलोसिटी कितना भी बढ़ाओ, वेलोसिटी कितना भी तुम बढ़ाओ, ये टोटल प्रोडक्ट तुम नहीं बढ़ा सकते, मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम नहीं बढ़ा सकते। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो इस पे ठीक से वो आएगा नहीं, ठीक से आएगा नहीं तो न्यूक्लियस फूटेगा नहीं, ट्यूमर भी फूटेगा नहीं, अपना काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है
इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों यूज करते हैं कि उनके मास ज्यादा होता है, उनके पास मास ज्यादा होता है, तो उनको कम वेलोसिटी से भी हम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूज होगा इसमें, किसमें, साइक्लोट्रॉन में। वापस साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी देगा। बहुत ज्यादा वेलोसिटी देने के कारण उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, उनका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी साइक्लोट्रॉन का काम तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन में यूज होगा, कैंसर की ट्यूमर फोड़ने के लिए उसका यूज होगा। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसमें होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें किसका किसका यूज होता है, तो इसमें दो फील्ड्स का यूज होता है। इट यूजेस टू फील्ड्स एट अ टाइम, एक टाइम पे दो फील्ड्स का यूज होता है। पहली फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफकोर्स, और दूसरी फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, पहली फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगी। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे उसका। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल को बेंड कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को बेंड कर सकती है, बस। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को बेंड इनटू सर्कुलर पाथ, अभी पढ़ा हमने, इतना कर सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकती, और जब तक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी अपना काम नहीं होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वेलोसिटी बढ़ाना है, वेलोसिटी बढ़ाना है मतलब स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यूज किया जाता है, टू एक्सेलरेट, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए द चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो दो फील्ड का काम क्यों होता है साइक्लोट्रॉन में। मैग्नेटिक फील्ड का काम इसलिए होता है कि चार्ज पार्टिकल को किस में बेंड करे, सर्कल में बेंड करे। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्यों होता है, ताकि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करे, उनका स्पीड बढ़ाए, ताकि क्या बढ़े, उनका टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। अभी सर्कुलर पाथ में ही क्यों बेंड करते हैं, इसको समझ लो, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हम इसका। सर्कुलर पाथ में ही क्यों बेंड करते हैं, चलो हम पे मालूम है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, तो Q इंटू E क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो काम नहीं हो सकता वो मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड से जो काम नहीं हो सकता वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, चलो याद रखो है। और ई जो होता है, वापस 11th में जा, ई होता है v अपॉन टी। ई जो होता है v अपॉन टी, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अभी ऐसा कुछ तो पढ़ा था हमने, यहाँ पे प्लस प्लस था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, इधर माइनस माइनस था, यहाँ पे कुछ तो चार्ज था। ठीक है, ये कैसा था, प्लस माइनस, तो इसके बीच में क्या लगाया था हमने, सप्लाई लगाया था। सप्लाई लगाया था डीसी सप्लाई, और यहाँ पे चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है वो पहली बात समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसकी वजह से, इस सप्लाई की वजह से। इस सप्लाई से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा, इस चार्ज पार्टिकल को भी ऐसे रख लेगा, जो रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल। अभी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करेगी? इस तरह से, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा तो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अभी ठीक से देखो, ई पे डिपेंड है एक्सेलरेशन जो है, वो ई पे डिपेंड है, ठीक है। ई किस पे डिपेंड है? ई वी पे डिपेंड है, ठीक है। और दूसरी चीज डी पे डिपेंड है। इस डी पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, ई कम हो जाएगा तो इधर ई की कम वैल्यू जाएगी, इधर ई की कम वैल्यू जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। समझ में आ रहा है? हमें एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, हमें एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है? ई पे डिपेंड है। ई किस पे डिपेंड है? डी पे डिपेंड है। अगर डी ज्यादा तो ई कम, ई कम तो ए भी कम, अपना काम नहीं होगा, हमें एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी ई कम क्यों हुआ? तो डी ज्यादा होने के कारण, तो डी मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। तो अभी हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को ज्यादा नहीं होने देंगे। अभी डिस्टेंस को ज्यादा नहीं होने देंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि क्या हो, ऐसा कुछ तो करेंगे, दिखा दो कि ये जो चार्ज पार्टिकल पहले ऐसा मूव हो रहा था, ठीक है, पहले ऐसा मूव हो रहा था, जिसके कारण क्या हो जाएगा? दो चीजें होगी, आपकी साइक्लोट्रॉन की साइज भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को जाने के लिए अगर इतना बड़ा रास्ता चाहिए तो उतना बड़ा डिवाइस बनना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें होगी कि एक तो डिवाइस का साइज बढ़ जाएगा जो कि अच्छा नहीं होता, और दूसरा चीज डी ज्यादा होने के कारण ई कम हो जाएगा, ई कम के कारण एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास रेमेडी क्या है? तो हम ऐसा करें कि चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाए और ऐसा 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 घुमाए, और उसी तरह से घुमाते घुमाते वो पार्टिकल को हम क्या करें? एक्सेलरेशन करें, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका बड़ा है, एक्सेलरेशन उसका बड़ा है मतलब उसका स्पीड बड़ा है। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या कि पार्टिकल को इतना बड़ा साइक्लोट्रॉन नहीं बनाना है, इतने छोटे से डिवाइस में हम क्या कर सकेंगे? उसको एक्सेलरेट भी कर सकेंगे अच्छी तरह से, और एक्सेलरेशन के बाद उसको इधर कुछ तो न्यूक्लियस रखा होगा, न्यूक्लियस पे फेंक के हम उसका न्यूक्लियस का स्टडी भी कर सकेंगे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को, ताकि पार्टिकल को, सॉरी चार्ज को ऐसा दूर नहीं लेके जाना पड़े, इधर के इधर ही घूमता रहे, और घूमते घूमते उसकी क्या बढ़ जाए? स्पीड बढ़ जाए, और स्पीड बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है। तो इन दोनों का काम यही है कि एक जो काम कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, जो दूसरा कर सकता है पहला नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बेंड कर सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकती, लेकिन अभी वो काम कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें यूज होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो अभी हमको देखना है। तो चलिए अभी हम इसका क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वर्किंग कैसा होता है, और छोटे छोटे कुछ इक्वेशंस है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको ठीक से समझो, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है। बुक में एक ही बात बार बार लिख के दी है, हम यहाँ पे ठीक से समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, टू मेटेलिक हॉलो डी शेप्ड बॉक्सेस बोलो, या फिर बॉक्सेस की जगह पे बोलो चेम्बर्स। पहली चीज तो क्या होती है? दो क्या होते हैं? मेटेलिक हॉलो डी शेप्ड बॉक्सेस, ठीक है। ऐसा ऐसा एक होता है और ऐसा दूसरा होगा, ठीक है। इस तरह का दूसरा होगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी खराब है। हॉलो होंगे तो ये एक हो गया ऐसा, ये भी ऐसा, लेकिन कैसे होंगे? हॉलो होंगे, ठीक है। ये जो है इनका शेप देखो कैसा दिख रहा है हमें? डी के जैसा। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। इन दोनों को बोलते हैं डीज, क्योंकि वो कैसे दिखते हैं? डी जैसे, ठीक है। तो ये डीज क्या है? ये डीज है मेटेलिक हॉलो डी शेप्ड बॉक्सेस या चेम्बर्स, ठीक है। ऐसा दूसरी चीज हम क्या यूज करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा यूज करेंगे, देखो अभी ये जो दो डी शेप्ड बॉक्सेस है उनको कैसा रखेंगे। देखो ये पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख देता हूं मैं, ऊपर होगा नॉर्थ पोल, नीचे लगा देंगे साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, ऐसा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इन दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में अभी हम क्या लेके आएंगे, ये डी शेप्ड डीज लेके आएंगे। तो पहले एक को ऐसा रखो, हॉरिजॉन्टल रखना है, एक डी हो जाएगा ऐसा, ये दूसरा डी हो जाएगा ऐसा, ये हो गया हॉलो, ठीक है, ये ऐसा, ये डी शेप को रख दिया, ठीक है। देखो कैसा है, ऊपर से नॉर्थ पोल, नीचे से साउथ पोल, इन दोनों के बीच में जो जगह है उन दोनों के बीच में डीज हमने ऐसी हॉरिजॉन्टल रख दी है, एक डी है ये दूसरी डी है ऐसी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ऊपर से नॉर्थ पोल है, नीचे से साउथ पोल है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये नॉर्थ टू साउथ किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया वर्टिकल। और इस डी को हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे। कौन सा वोल्टेज लगाएंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब एसी सप्लाई। हमारे घरों में भी जो आता है वो क्या होता है, एसी सप्लाई होता है। कैसे लिखते हैं, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में 50 बार वो क्या होता है, पॉजिटिव 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 निगेटिव ऐसा होता है। देखो अल्टरनेटिंग सप्लाई कैसे डिनोट किया जाता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होती है निगेटिव हाफ साइकिल। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होगा और 50 बार क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो उस तरह से ये जो दो डीज है उनको कौन सा सप्लाई लगाया जाता है, उनको एसी सप्लाई लगाया जाता है, ठीक है। एसी सप्लाई कितना लगाया जाता है, एसी सप्लाई लगाया जाता है 10,000 वोल्ट। कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट का, जो बहुत ज्यादा होता है। और उससे भी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁶, करेक्ट है। तो 10⁶ मतलब 10, एक पे 6 जीरो, ये 7 जीरो, ठीक है। तो एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जीरो, इतना हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में इतनी बार, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में इतनी बार, अगर ये समझो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, सप्लाई तो ऐसा ही होता है। तो ये जो डी, इसको D1 बोल देता हूं, इसको D2 बोल देता हूं। ये जो D1 है, एक सेकंड में इतनी बार क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, ठीक है। D2 का भी वैसा ही होगा, एक सेकंड में इतनी बार पॉजिटिव भी होगी निगेटिव भी होगी। मतलब समझ रहा है पोलैरिटी कितना जल्दी, जब ये पॉजिटिव होगा तब ये निगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तब ये निगेटिव होगा, ऐसा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता ही रहेगा। और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार होगा, तो इतनी बार होगा, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज दिया जाता है किसको, डीज को। तो ये वोल्टेज देने के कारण डी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करने के कारण डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नॉर्थ और साउथ पोल लगाने की वजह से ये आपको वर्टिकली क्या प्रोड्यूस हो गया, वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो देखो ये प्लस माइनस है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, वो तो हमेशा चेंज होते रहेगा क्योंकि सप्लाई कौन सा है, ऑल्टरनेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, बाद में ये पॉजिटिव बाद में ये निगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। लेकिन जो भी डायरेक्शन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, जो भी डायरेक्शन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बी बोल देते हैं उसको, वर्टिकल। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इन दोनों एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्रॉस्ड फील्ड्स, इन दोनों को एक साथ बोला करते हैं क्रॉस फील्ड्स। क्रॉस फील्ड्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का एक दूसरे को क्या होना, एट टाइम परपेंडिकुलर होना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाएगा, क्यों, क्या बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला। इसको और बोला जाता है 15,000 वॉट्स, 15,000 वॉट्स, क्योंकि क्या 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ वॉट्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। 1.5 टेस्ला इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस की जाती है, 10,000 वोल्ट और 10⁶
हर्ट्ज या फिर 10⁷ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इतना प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी क्या किया जाता है, अभी हम क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने बनाया था उसको ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, मैग्नेट को हटा देते हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं हटाना है। अगर मैग्नेट को हटाएंगे तो हमें कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ इस तरह से, ये रहा पहला डी, ये रहा दूसरा डी। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, ठीक है। एक पॉइंट होगा इन दोनों डी के बीच में पी, अभी तक कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ठीक है। पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, हमको चार्ज को एक्सेलरेट करना है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। लेकिन जिसको एक्सेलरेट करना है वो तो मिलना चाहिए पहले, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, चार्ज पार्टिकल मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों डी के बीच में, ये दोनों डी के बीच में जो गैप होता है, वो गैप में पी पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे। और वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाय आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, ठीक है। एक गैस करते हैं, गैस पे हम सप्लाई दे देते हैं गैस को। आयोनाइज कैसे करते हैं हमको मालूम है, पानी को, सॉरी नमक को कैसे करते हैं, नमक को पानी में कर देते हैं, यानी +Cl- अलग अलग हो जाता है, आयंस को अलग अलग करते हैं। वैसे ही अगर हमें किसी प्रोटॉन अगर हमें चाहिए, अगर हमें प्रोटॉन चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हम किसको आयोनाइज करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जब आयोनाइज करेंगे तो हमें प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। और हेलियम गैस को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा पार्टिकल। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हेलियम गैस को एक आयोनाइजर का एक बॉक्स होगा, ठीक है, गैस आयोनाइजर, उसके अंदर जो डालेंगे, हमने समझो हेलियम गैस अगर डाल दिया तो हमको अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होगा, पी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। ये जो पूरी असेंबली होती है बाद में, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, बीच में जो सारे डीज वगैरह है, उनको सारे को एक अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके अंदर उनको ठूस दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है हमें, क्या करना है, दो मेटेलिक डीज यूज करके उनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, वो बताते हैं। बाद में चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए और चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो बोल दो, आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी करते हैं इसका वर्किंग, अभी करते हैं इसका वर्किंग। देखो वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, पी पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी इस डी को जो सप्लाई लगा है वो कितना है, 10,000 वोल्ट और 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो मान लो शुरू में D1 प्लस है, ये माइनस है। अभी 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब समझ रहे हो, ये D1 10 मेगा टाइम मतलब 10 लाख बार है, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है, उतना कैलकुलेशन नहीं जाते हैं। उतनी बार ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और ऐसा ही इसके साथ होगा, जब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तब ये माइनस, ये प्लस तब ये माइनस, ये प्लस तब ये माइनस, ऐसा 1 सेकंड में कितना बार होगा, तो इतनी बार होगा, 10 मेगा बार। कितना बार, 10 मेगा बार होगा। मान लो शुरू में क्या है कि ये D1 पॉजिटिव है, D2 क्या है, निगेटिव है। तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, D1 में जाएगा या D2 में जाएगा। चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा वो ऐसा कि D2 में आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल किसमें आ जाएगा, D2 में। अभी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे होगी। जैसे ही चार्ज पार्टिकल D2 के अंदर जाएगा, कोई भी D के अंदर जाएगा, हॉलो D बॉक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट इनसाइड द डीज, ये ध्यान में रखना कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कहाँ तक रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक गैप तक ही रहेगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर आ जाएगा, कौन सी फील्ड काम करेगी, D के अंदर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। जैसे ही यहां से अट्रैक्ट होके, देखो ऐसा होगा, जैसे ही यहां से अट्रैक्ट होके पार्टिकल D2 में आ गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बंद हो जाएगा। काम किसका शुरू हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? चार्ज पार्टिकल को बेंड कर देती है इन द सर्कुलर पाथ। तो ऐसे ही घुसेगा अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? ऐसा उसको सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी। कर दिया, ठीक है। बेंड करने के बाद में पार्टिकल मूव होके वापस किधर आ जाएगा? ये दो डीज के बीच का गैप में आ जाएगा। जैसे ही दो डीज के बीच के गैप में आएगा तो क्या करना होता है? हमें ऐसी एडजस्टमेंट करनी होती है कि जैसे ही पार्टिकल यहां से निकल के वापस गैप में आए, जो पहले पॉजिटिव या निगेटिव था, अब ये निगेटिव हो जाए और अभी ये क्या हो जाए? पॉजिटिव। ताकि क्या हो, अभी इस गैप में जो यहाँ पे आया है पार्टिकल, वो अभी किधर अट्रैक्ट हो जाए? उधर अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज है। अभी ये नेगेटिव हो गया तो ये जब करके इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों अट्रैक्ट हो जाएगा? फास्ट क्यों जाएगा? अभी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इतनी, इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का चार्ज होगा कुछ ना कुछ, तो इतना फोर्स लगेगा। इतना फोर्स लगने के कारण, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव की वजह से ऐसा फोर्स लगा। ऐसा फोर्स लगते ही पार्टिकल पे जोर से फोर्स लगता है, वो पार्टिकल जोर से एक्सेलरेट हो जाता है। जैसे ही पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, ऐसे पार्टिकल इधर यहां तक आ जाएगा D1 के अंदर। जैसे ही D1 के अंदर आएगा, वापस ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपसेट इनसाइड द डीज। और कौन काम शुरू कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड काम शुरू कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड काम शुरू कर देगी। क्या काम है उसका? बेंड करना। अभी देखो क्या है, अभी स्पीड बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया, ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ गई? रेडियस बढ़ गई। तो इस डिवाइस डीज में जब वो घूमेगा पार्टिकल, अगर रेडियस मतलब कुछ सर्कुलर पाथ में बेंड होगा, तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ जाएगा और इस तरह से वो कवर करेगा। वापस इस गैप में आएगा, वापस इसको ऐसा एडजस्ट करो कि वापस से पॉजिटिव हो जाए, वापस से निगेटिव हो जाए। तो वापस पॉजिटिव टू निगेटिव फोर्स लगेगा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से दूसरे का काम शुरू, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मोशन क्या होता रहेगा? ऐसा मोशन चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। या फिर उसको बाहर निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमें अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करनी है ताकि तब तक वो अपनी पोलैरिटी चेंज करे। जब जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब जब इस गैप में आए, तब तब क्या हो? इस सप्लाई का पोलैरिटी चेंज हो। घूमने का, जैसे चार्ज पार्टिकल इधर आया, सप्लाई रिवर्स करो, इधर से घूम के चार्ज पार्टिकल इधर आया, सप्लाई रिवर्स करो। इस तरह से हमें क्या करना है? अप्लाइड वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, ताकि क्या हो? पाथ जो बने, पाथ कैसी बने? इंक्रीजिंग रेडियस वाली पाथ बने। और इंक्रीजिंग रेडियस वाली पाथ मतलब ये कौन सी पाथ होती है? ये होती है स्पाइरल पाथ। तो चार्ज पार्टिकल कौन सी पाथ फॉलो करता है? चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ फॉलो करता है। और जैसे ही घूम 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 के उसकी रेडियस बढ़ गई इतने साइज की जितनी, आखिरी में क्या होता है? एक डिफ्लेक्टर होता है। डिफ्लेक्टर से क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। और नीचे एक न्यूक्लियस रखा रहेगा, उस न्यूक्लियस पे जाएगा वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, रेडियस बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास तो है, वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाती है। एक सेमी सर्कल जब कवर करता है तो वेलोसिटी कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा सर्कल में घूमेगा उतनी ज्यादा गुना वेलोसिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से अगर ये न्यूक्लियस पे गया पार्टिकल तो न्यूक्लियस फूट जाएगा। आप क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। ट्यूमर है तो ट्यूमर भी फूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका काम कर सकते हो, साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी भाषा में करना है। तो अभी जो है क्या है, जो पार्टिकल अब ये डीज में घूम रहा है, ठीक है, ये डीज है आपकी, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, ये प्लस माइनस तो ऐसा घूम रहा है। एक लाइन अच्छे से लिखी है आपकी बुक में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी।
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी पे इंडिपेंडेंट है मतलब क्या? रेडियस पे भी इंडिपेंडेंट है। अभी रेडियस पे क्यों इंडिपेंडेंट है आपको आखिरी में समझेगा, लेकिन एनर्जी पे इंडिपेंडेंट है। क्यों? देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या है, अभी पहले हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं स्पाइरल है, लेकिन मान लेते हैं, देखो यहां से मान लेते हैं, यहां से इतना सेमी सर्कल कवर करने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगने वाला है किसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए। क्यों? देखो क्या है, रेडियस वेलोसिटी बढ़ा तो रेडियस बढ़ता है, यहाँ पे रेडियस छोटी सी है तो इसका रीजन है वेलोसिटी कम है। ठीक है, यहाँ पे इतनी रेडियस ज्यादा है, इसका रीजन है वेलोसिटी ज्यादा है। टाइम का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये वाले सेमी सर्कल में क्या है? डिस्टेंस भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। ठीक है, इधर वाले में क्या है? डिस्टेंस भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है। डिस्टेंस 2 गुना हो गया, वेलोसिटी भी 2 गुना हो गया। पहले देखो डिस्टेंस 4 था, वेलोसिटी 3 था, बाद में क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस 8 हो गया, वेलोसिटी 6 हो गया, दुगना हो गया दोनों। तो इसको सॉल्व करो, वापस कितना आ जाएगा? 4/3। मतलब टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इतना है इसको एक सर्कल मान लेते हैं, यहां से ये जो है इसको इतना एक सर्कल मान लेते हैं, और उस सर्कल के लिए एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम मान लेते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? सर्कमफरेंस अपॉन वेलोसिटी। एक सर्कल मतलब कितना डिस्टेंस, सर्कमफरेंस जितना डिस्टेंस, और अपॉन वेलोसिटी। तो देखो मैं इसको ठीक से और लिखता हूं, m2πr अपॉन mv ऐसा लिखता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास mv है, qb इंटू r। तो मैं ऐसा करूंगा, m2πr और mv की वैल्यू डाल दू, qbr, r आप कट हो जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा? 2πm अपॉन qb आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, हमको मालूम है, तो qb अपॉन 2π। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का हर सर्कल, चाहे वो इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो, हर सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो हमेशा इतना ही रहेगा। छोटे से छोटे सर्कल को कंप्लीट करने वाला टाइम भी इतना ही रहेगा, और बड़े से बड़ा सर्कल को कंप्लीट करने वाला टाइम भी इतना ही रहेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन, और इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या मिली हमें? qb अपॉन 2π। ठीक है, अभी ठीक से, जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए? इसको जो हम ये सप्लाई लगा रहे हैं, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी भी वही होना चाहिए जो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, या उल्टा कैसे बोल सकते हैं हम, जो अप्लाइड एसी वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसका होगा? ये साइक्लोट्रॉन के पार्टिकल का। क्यों? ये पोलैरिटी जब चेंज कर रहा है तभी बराबर पार्टिकल इधर गैप में पहुंच रहा है। ठीक है, ये गैप में ऐसा पहुंचा, इधर से वापस पोलैरिटी चेंज, वापस इधर से ऐसा गैप में पहुंचा, वापस पोलैरिटी चेंज, ऐसा वापस पोलैरिटी चेंज। मतलब अप्लाइड वोल्टेज का द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज सो एडजस्टेड दैट इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एवरी टाइम व्हेन द पार्टिकल इज इन द गैप। वापस रिपीट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी एडजस्टेड सच दैट it changes its polarity every time when the particle is arrived at the gap, when the particle is arrived at the gap। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यही फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस जो कंडीशन है FC इज इक्वल टू FA, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस वाली कंडीशन, ताकि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या कर सके, जिस पे साइक्लोट्रॉन अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जो एनर्जी होता है, अगर चार्ज पार्टिकल Q है, चार्ज पार्टिकल क्या है? Q है। अगर उस चार्ज पार्टिकल को आप कुछ तो वोल्टेज लगा रहे हो, कुछ तो वोल्टेज लगा रहे हो, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? अच्छे से Q इंटू V।
ठीक है। वोल्टेज जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे किसके लिए, जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है उसका अलग फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी निकलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी इंटू वी, करेक्ट है। अभी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कब, जब पार्टिकल घूमते घूमते कहाँ तक आ जाएगा, घूमते घूमते ये लास्ट सर्कल वाला काइनेटिक एनर्जी काम करते हैं। लास्ट सर्कल में घूमने के बाद पार्टिकल बाहर आ जाएगा, तो रेडियस बोलते हैं आर एग्जिट, मतलब उतनी रेडियस घूमने के बाद पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए क्या है हमारे पास, वेलोसिटी के लिए भी इक्वेशन है। देखो अपने पास ये रहा, इसको अच्छे से देखते हैं। एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू क्यू बी आर एग्जिट अपॉन m हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, पेन गलत हो रहा है, हाफ m एज इट इज, v की वैल्यू पुट करो। चलो v स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है। v स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर, b का स्क्वायर और r स्क्वायर एग्जिट, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। तो एक m और एक m कट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी देखो, हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर एग्जिट अपॉन m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, उस न्यूक्लियस पे जाएगा, जिससे न्यूक्लियस फूट जाएगा, जिससे आप स्टडी कर पाओगे। जितना बड़ा रेडियस, ठीक से देखो, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और इधर एक लाइन लिखी थी मैंने जो मिट गई, क्या थी, एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है, एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगी। अभी काइनेटिक एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब क्या, रेडियस पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। बाकी की चीजें तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। एनर्जी किस पे डिपेंड है, रेडियस पे, ठीक है। रेडियस पे एनर्जी डिपेंड है, एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रेडियस कितनी भी बड़ी हो, हर रेडियस वाले सर्कल को कवर करने के लिए लगने वाला टाइम सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट होता है। इतनी काइनेटिक एनर्जी से क्या किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है न्यूक्लियस पे, ठीक है। इतनी एनर्जी से जब इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा, तो ये न्यूक्लियस जो है ना उसको रिपेल नहीं कर पाएगा। हमारे मन में एक सवाल आता है कि चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होगा, तो ये न्यूक्लियस क्या कर देगा, उसको रिपेल कर देगा। लेकिन इसके पास इतना एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, कि इसका फोर्स उस पर कुछ असर नहीं कर पाता, इसका फोर्स का रिपल्शन वाला कुछ असर नहीं होता। सामने वाला कोई रिपल्शन वाला फोर्स लगा रहे हैं, हम जोर से ऐसा जा रहे हैं, तो इसका रिपल्शन वाला फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा। ये हाई एनर्जी वाला पार्टिकल टच हो जाएगा, और जो हमको स्टडी करना है वो हम कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से बहुत बड़ा टॉपिक था आज, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, उसको हमने पढ़ लिया है। इसमें बस इतना ही है, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।